Good morning. Welcome to OJS with IS Academy. We are discussing MCQs based on daily current affairs. These are the 10 topics which we will cover today. Question number 1 is in reference to transparent taxation platform, and the correct option here is A, which is it will eliminate human interface between taxpayer and income tax department. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म की, जिसमें सही ऑप्शन है हमारा कि अगर ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म आ जाता है तो जो ह्यूमन इंटरफेस है जो कि एक टैक्स पेयर और इनकम टैक्स के बीच में है वो हट जाएगा. अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने रिसेंटली हमारा ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन का सिस्टम लाए हैं, ऑनरिंग दी ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म. ये किस चीज़ पे एम करता है? इसका जो मेन एम है वो ये है कि वो ट्रांसपेरेंसी इनकम टैक्स सिस्टम में ले आए एंड टू एम्पावर ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स, कि जो भी हमारे ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स है जो ऑनेस्टी से अपना टैक्स भरते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी प्रोत्साहन की बात होगी. The faceless assessment feature will eliminate human interface between taxpayer and income tax department. Selection for the purpose is done through the system using data analytics and artificial intelligence. तो इसमें किसी का भी कोई डायरेक्ट रोल नहीं रहेगा. Appeals will be randomly allotted to any officer in India with his identity undisclosed. इससे क्या फ़ायदा रहेगा कि लोग जो सोर्स लगाते हैं या कुछ भी ऐसे आपका जिससे कि लोग अपना टैक्स बचा लेते हैं या उसमें कुछ घपला कर देते हैं, वो चीज़ें बिल्कुल हट जाएंगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि इंडिया में कौन से कोने में हमारे केस के लिए हमारा ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं और उनकी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं की जा रही है यहाँ पे. A taxpayer charter outlines rights and responsibilities of both tax officers and taxpayers. So, question number 2. It is in reference to Israel United Arab Emirates Peace Treaty. So, it was recently in news as well, अगर आपने सुना हो इसके बारे में. And the correct option here is B, which is Israel agreed to stop annexation of areas of occupied West Bank. So, अभी जो हम इसराइल यूएई की ट्रीटी की बात कर रहे हैं, पीस ट्रीटी की बात कर रहे हैं, या फिर उसको हम अब्राहम अकॉर्ड्स बोलें, ये साइन हुआ था बिटवीन द कंट्रीज ऑन 13 अगस्त 2020. दिस ट्रीटी इज मेडिएटेड बाय यूएस and establishes full diplomatic ties between Israel and UAE. It makes UAE the third Arab country after Egypt and Jordan to establish formal diplomatic ties with Israel. As per the accord, Israel has agreed to stop annexation of areas of occupied West Bank. The direct ties will transform the region by surprising economic growth, enhancing technological innovation, and forging closer people-to-people relation. अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड है एनेक्सेशन. एनेक्सेशन का मतलब क्या होता है कि ज़बरदस्ती किसी कंट्री का कोई लैंड, कोई एक पार्ट ज़बरदस्ती बिना परमिशन के ले लेना. तो यहाँ पे इनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उससे जो ये ज़बरदस्ती हो रही है वो बंद हो जाएगी. The direct ties will transform the region by spurring economic growth, enhancing technological innovation and forging closer people-to-people relation. ये क्यों होने लगेगा? जब इनके बीच में पीस हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ें ख़राब चल रही हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी में फ़र्क पड़ रहा है, वो चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी. All right, now let's turn to our next question, which is in reference to CERES. And the correct option here is B, which is it is the only dwarf planet inside Neptune's orbit. Dwarf का मतलब होता है छोटा. Okay, so Ceres जो है हमारा वो लार्जेस्ट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट दैट लाइज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. ये कहाँ पे किसके बीच में पड़ रहा है? हमारा मार्स और जुपिटर के बीच में पड़ रहा है. सो इसका डायमीटर है अप्रॉक्स 950 किलोमीटर. सेरेस ये दोनों ही लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड्स है एंड द ओनली ड्वार्फ प्लैनेट इनसाइड नेपट्यून्स ऑर्बिट. तो इसकी क्या दो खूबियाँ हैं कि विद अ डायमीटर ऑफ 940 किलोमीटर Ceres is the largest asteroid and the only dwarf planet inside the Neptune's orbit. हम ये क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि अभी रिसेंटली जो डेटा कलेक्ट हुआ है नासा से, नासा डॉन स्पेसक्राफ्ट से, वहाँ पे बोला गया है कि देयर आर ओशंस ऑफ सॉल्टी वाटर ऑन ड्वार्फ प्लैनेट Ceres. The salty water originated in a brine reservoir that spread hundreds of miles and about 40 kilometers beneath the surface of Ceres. The water was discovered because of the cracks created to form a crater located in Ceres' northern hemisphere. Okay. So question number 4 is salmonellosis disease was recently in news. It is caused by, and the correct option here is C, that it is caused by bacteria.
सो ये हमारा क्या है, व्हाट एग्जैक्टली सैल्मोनेला, पहले हम डायग्राम से देखते हैं कि एक ऐसा बैक्टीरिया है जिससे कि डायरियल इलनेस हो सकती है। ये टिपिकली हमारा कंटामिनेटेड फूड से जो हमारा खाना होता है उससे कॉज होता है, या फिर हम किसी इन्फेक्टेड एनिमल के अगर करीब आ जाए। इससे होता क्या है, इट रन्स इट्स कोर्स इन अ फ्यू डेज। ठीक है, सो अब आ जाते हैं कि सैल्मोनेला एग्जैक्टली है क्या। ये एक रॉड शेप्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम है जो कि इफेक्ट करता है हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को। ये जो बैक्टीरिया है ये रिसाइड करता है, ये एनिमल्स में या तो होता है एंड कॉजेज सैल्मोनेलिसिस आफ्टर इट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी। मतलब ये बैक्टीरिया है जब एनिमल की बॉडी पे है और जब ये ह्यूमन बॉडी में आ रहा है तो ये सैल्मोनेलिसिस बन जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, इससे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन मतलब पेट के नीचे दर्द हो सकता है, फीवर हो सकता है, वॉमिटिंग, ब्लीडिंग, स्टूल एंड नोजिया। ठीक है, infection hits children below the age of 5 and senior citizens senior citizens the worst। तो ये कोरोना की तरह ही है हमारा, जो कि चिल्ड्रन में और सीनियर सिटीजन्स में सबसे ज़्यादा खतरनाक है। सैल्मोनेला कैन ऑल्सो ट्रांसमिट टू ह्यूमन्स थ्रू कंटामिनेटेड वाटर और फूड। और कैसे ट्रांसमिट हो रहा है ये, या तो हमने यहाँ पे बात कर ली है एनिमल से, या फिर कोई कंटामिनेटेड वाटर या फूड से। ठीक है, Next question is in reference to ILO Convention 182 and the correct option here is B, which is worst form of child labor। So हमारा जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन नंबर 182 है वो रिलेटेड है वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्डहुड लेबर से, जो कि 1999 में अडॉप्ट किया गया था। इसमें क्या होता है, ये सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो होती है चिल्ड्रन की, या ट्रैफिकिंग होती है, या फिर उनकी डिप्लॉयमेंट होती है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में, इन सबको प्रोहिबिट करता है। एंड कंडीशन दैट कॉम्प्रोमाइज देयर ओवरऑल वेलबींग। क्या बोलता है इसमें वो, कि जो ओवरऑल वेलबींग है उनकी वो अच्छी होनी चाहिए। Convention complements ILO's efforts under 1973 Minimum Age Convention to prevent the employment of children below a lower age threshold। हम क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि convention has been recently ratified by the Kingdom of Tonga। With the ratification, it becomes the first labor standard to be universally ratified by all 187 members of ILO, which is a very good news for all of us। Okay, so question number 6, it is regarding statements regarding COVID-19 lockdown, pollution and global temperature, and the correct option here is C, that is due to this COVID-19 decline in nitrogen oxide which is NOx levels will contribute to a short term cooling। एक ये बेनिफिट हुआ है। इसके अलावा COVID-19 लॉकडाउन क्लीन अप द एयर, ये हम सबको पता है कि पोल्यूशन लेवल काफ़ी कम हो गया है, और डिप इन पोल्यूशन इज एक्सपेक्टेड टू बी टेम्परेरी। हमें ये भी पता है कि जैसे ही कि चीज़ें नॉर्मल होंगी, वापस से सड़कों पे गाड़ियाँ उतरेंगी, फैक्ट्री चलने लगेगी, हमारा पोल्यूशन लेवल फिर से वैसे ही पहुंच जाएगा, जो कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम ही रहे। सो हमारा स्टेटमेंट 4 इनकरेक्ट है। यहाँ पे स्टेटमेंट 4 कहता है कि पोल्यूशन फ्रॉम ओजोन हैज़ डिक्रीज ड्यूरिंग दिस टाइम। ये गलत है, बिकॉज एक स्टडी पब्लिश हुई है लेट जून में जिसमें ये बोला गया है कि कोविड-19 के लॉकडाउन में हवाएं तो क्लीन हुई हैं, एज अ प्लेथोरा ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वे ब्रॉट टू अ स्टैंड स्टिल। क्यों हुई हैं, क्योंकि हमारा जो फैक्ट्री चल रही थी, गाड़ियाँ चल रही थी, वो सारी चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। तो पोल्यूशन तो कम हुआ है, लेकिन पोल्यूशन फ्रॉम ओजोन शॉट अप ड्यूरिंग दिस टाइम। This is because ozone pollution is known to increase in the warmer months and build up in cleaner areas। ठीक है, it is well known that COVID-19 enforced lockdown in several countries has led to a dip in greenhouse gas emission and air pollution। ठीक है, now in a study, researchers from University of Leeds and University of York have analyzed global emission reduction from February to June and made a prediction of the change in global temperature। रिसर्चर्स ने ये भी बोला कि एक रिडक्शन जो हमारा इसमें ग्रीन हाउस गैस में हो रहा है, एमिशन हो रही हैं और एयर पॉल्यूटेंट्स जो ऑब्जर्व हुई हैं एज कंट्रीज स्टार्टेड इम्पोजिंग लॉकडाउन्स ऑन देयर रेसिडेंट एंड रिस्ट्रिक्टिंग देयर मूवमेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया है हमारा, और कंट्रीज़ इसको बहुत ही सीरियसली इम्पोज भी कर रही हैं। आपने इंडिया में ही देखा होगा कि कितनी हमारी जो फ्रंट लाइन में हमारे जो पुलिस कर्मी हैं वो उन्होंने कितने स्ट्रिक्टली लॉकडाउन हर जगह पे अप्लाई करवाया था, जिसकी वजह से चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल में भी थी, और अभी भी कई जगहों पे लॉकडाउन चल ही रहा है। सो नाउ लेट्स टर्न टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ एग्रीकल्चरल and processed food products export development authority, which is APEDA, was recently in news. Which of the following statement is incorrect?
And the incorrect option here is A, which is it is a non-statutory body. So हमारा statement 1 क्यों गलत है? It is because जो हमारा APEDA है ये established हुआ है by Government of India under the Agricultural and Processed Food Product Export Development Authority Act 1985. पहले हम समझते हैं कि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है. नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब ये है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, हम ऐसी चीज़ को सेट करें जो कि पार्लियामेंट में हमारे अकॉर्डिंग टू वोट्स या फिर एक बिल पास होने पे होता है. लेकिन यहाँ पे जो APEDA है हमारा, APEDA है वो कैसे स्टैब्लिश होता है? ये डायरेक्ट हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है अंडर एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट. नाउ जो इसका हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है. This is mandated with the responsibility of export promotion and development of the scheduled product. It carry out inspection of meat and meat products in slaughterhouses, processing plants, storage premises and improving packaging of the scheduled product. तो ये इनके काम है कि APEDA को क्या क्या करना है. ये और क्या करता है? ये रजिस्ट्रेशन करता है ऑफ पर्सन एज एक्सपोर्टर्स ऑफ द शेड्यूल्ड प्रोडक्ट and fixing of standards and specification for the scheduled product for the purpose of exports. Now, let's turn to our next question, which is consider the following statement regarding the Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India, TRIFED, and the correct option here is C, which is it is a national level apex organization functioning under the Ministry of Tribal Affairs, and this acts as a facilitator and service provider for tribes to sell their product. ठीक है, हमारी दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं. जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है हमारा TRIFED का, ट्रिफेड का, वो ये है कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए ट्राइबल पीपल में इन द कंट्री बाय वे ऑफ कैसे करेंगे? बाय मेकिंग मार्केटिंग डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल प्रोडक्ट. ट्राइबल प्रोडक्ट कैसे कैसे हो गए? जैसे हमारा मेटल क्राफ्ट, ट्राइबल टेक्सटाइल्स, पॉटरी, ट्राइबल पेंटिंग्स एंड पॉटरी ऑन विच द ट्राइबल डिपेंड्स हेविली फॉर मेजर पोर्शन ऑफ देयर इनकम. उनका मेजर पोर्शन, जैसे उनका घर चलता है, वो यही काम है. Approach by TRIFED aims to empower tribal people with knowledge, tools and pool of information so that they can undertake their operation in a more systematic and scientific manner. और क्या करता है ये? It also involves capacity building of the tribal people. इनको हेल्प भी करता है कैपेसिटी अपनी बिल्ड करने के लिए. कैसे? थ्रू सेंसिटाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू देम फॉर अंडरटेकिंग अ पर्टिकुलर एक्टिविटी. मतलब हमारा ट्राइफेड और क्या क्या कर रहा है? इनको हेल्प कर रहा है एक तो कि वो ग्रो करें और सिस्टमैटिक तरीके से काम करें और साइंटिफिक मैनर में काम करें. उसके अलावा इनको हेल्प कर रहा है कि ये बिल्ड करें और ज़्यादा से ज़्यादा. ये अपना किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इनके लिए बनी हुई है, इनको ट्रेनिंग दी जा रही है. इट मेनली अंडरटेक्स 2 फंक्शन. पहला माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड डेवलपमेंट एंड दूसरा रिटेल मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट. ऑलराइट, दिस वॉज द वर्क ऑफ ट्राइफेड. Now let's turn to our next question, which is what is the purpose of clause 6 of Assam Accord? And the correct option here is A. That is, clause 6 of Assam Accord says to safeguard rights and culture of the indigenous people of Assam. Now, clause 6 हमारा बोलता है कि constitutional, legislative और administrative safeguards as may be appropriate shall be provided to protect, preserve and promote the cultural, social, linguistic identity and heritage of the Assamese people. This is very important clause for Assam. Several commitments have been set up over the years to make recommendation on implementation of clause 6. Following widespread protest against the CAB, which is Citizenship Amendment Bill, now an act, in December and January, the government gave an urgent push to clause 6 to pacify the Assamese community कि उधर से आपका प्रोटेस्ट वगैरह कम हो जाए. ओके, सो नाउ लेट्स टर्न टू आवर लास्ट क्वेश्चन, विच इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी इज वैनगार्ड बैंक लोकेटेड? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज none of the above. Why? Because it is located in South China Sea. This is where it is located. This is Ho Chi Minh City. Brunei is very no, but this is where exactly are Vanguard Bank is located. All right, that's it for today. I hope आपको आज समझ आया हो और अच्छे से. अगर आपको कोई भी डाउट है आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये रहीं. आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ऐड कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो करिएगा. अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब करिए. कोई भी क्वेरी हो आप हमें कभी भी मेल कर सकते हैं, आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. स्टे सेफ.